मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है रामनवमी, तो मेरी तरफ से आप सबको अ वेरी हैप्पी रामनवमी। और आज सुबह सुबह ही मैं उठ गई थी 5 बजे, और 5 बजे उठने के बाद सारा घर जो है वो क्लीन कर लिया है, खुद भी मैंने नहा लिया है और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। बाय बाय। जगत के जेते सुख मनु तुम रहते के राम द्वारे तुम रखो ना ज्ञान पैसारे सब शुक्ल है तुम्हारी सरना तुम रक्षक हो डाना आपका देश सहारो आप तीन करते छुड़ावे मन प्रवचन ध्यान चुलावे सब प्रणाम तपस्वी राजा के सकल तुम साजा और मनोरथों को लावे सो यमि जीवन फल पा जो प्रताप तुम्हारा है वैसे जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर नाम दिला। हे फ्रेंड्स, तो घर में पूजा पाठ का कार्यक्रम खत्म हो गया है और अभी बाहर में मेरे घर के जस्ट ऑपोजिट में एक हनुमान मंदिर है, तो वहाँ जा रही हूँ। वहाँ पे भगवान जी को थोड़ा सा दिया दिखा दूँगी, लड्डू चढ़ा दूँगी और तुलसी माता है तो वहाँ पे उनकी पूजा भी कर लूँगी और उसके बाद फिर घर आऊँगी। चलो जुगनू इधर तो फ्रेंड्स, मैं जा रही थी पूजा करने के लिए। और एक चीज़ मैं फ्रेंड्स कहना चाहूँगी कि बहुत बार मुझे कमेंट आता है कि मतलब आप सब मुझे प्यार से ही बताते हैं, लेकिन बहुत बार कहते हैं कि दी वाइट दुपट्टा लेकर पूजा मत करो, दी बाल खोल कर पूजा मत करो, दी आप ऐसे मत करो वैसे मत करो। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि भगवान जो है ना वो ये नहीं देखते कि इसके बाल खुले हैं, इसने वाइट दुपट्टा लिया है, इसने जीन्स पहना है। भगवान बस ये देखते हैं कि अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपकी भावना कितनी शुद्ध है। ऐसा तो नहीं कि आप पूजा कर रहे हैं और मन में किसी और के लिए गलत भावना रखते हैं, तो आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। भगवान भाव के भूखे होते हैं, उनको आपके गेटअप से कोई लेना देना नहीं होता। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं मंदिर से आ गई हूँ और आज है रामनवमी, तो आज मैं बना रही हूँ टुस्का और चने की सब्ज़ी। और टुस्का जो है वो झारखंड का स्पेशल डिश है। झारखंड में बहुत ज़्यादा आपको हर जगह मिल जाएगा खाने के लिए, तो थोड़ी उसकी रेसिपी भी आपको बता दूंगी। और मेरे हस्बैंड को टुस्का पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं आज बना रही हूँ। और आपको पता है फ्रेंड्स, मंदिर से आके मुझे इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। कभी कभी मेरे मन में आता है ना ऐसा कि मैं हमेशा तारापुर में रहूँ, क्योंकि तारापुर की एक खासियत है कि यहाँ पे जो मंदिर है ना बहुत बड़े बड़े हैं, और जाके मतलब मंदिर बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़े बड़े हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा फ्री रहती हूँ। जैसे मैं अपने ससुराल में जब रहती थी तो मंदिर उतना नहीं जाती थी, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो मैं चली जाती हूँ। कभी शाम को मन हुआ तो शाम में चली जाती हूँ, कभी सुबह चली जाती हूँ। तो जाने के बाद ना माइंड बहुत ज़्यादा काम एंड पॉजिटिव हो जाता है और इतना अच्छा फील होता है अंदर से, मैं आपको क्या बताऊँ। अभी हनुमान मंदिर जाके मुझे मतलब मैं वहाँ पे 10 मिनट ही रुकी थी, लेकिन मत पूछिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। और मैं अब सोच रही हूँ कि मैं रोज़ जाऊँगी वहाँ पे, मेरे घर के जस्ट बगल में है, लेकिन मैं हमेशा कभी कभी जाती थी, हमेशा नहीं जाती थी। लेकिन आज पूजा करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डेली जाऊँ, तो अभी मैं रोज़ जाऊँगी, देखती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे ढोसले का बैटर और इसको मैंने कैसे प्रिपेयर किया है वो मैं आपको पहले बताती हूँ। मैंने इसमें लिया था, भिगोया था 2 कप अरवा चावल। और अगर आप 2 कप अरवा चावल ले रहे हैं तो इसका हाफ आपको चना दाल लेना है। तो 2 कप का हाफ होता है 1 कप चना दाल, और 1 कप चना दाल है तो उसका हाफ हमें उड़द दाल लेना है। तो हाफ कप मैंने उड़द दाल मिलाया था और मैंने रात भर भिगो कर रख दिया था, और सुबह उठकर मैंने इसे मिक्सर में ग्राइंड कर दिया है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। फ्रेंड्स, टुस्के की कंसिस्टेंसी बैटर की, और इसको मैंने थोड़ा सा गाढ़ा रखा है। आप अपने चॉइस के हिसाब से इसे पतला भी बना सकते हैं। और इसके अंदर हम बहुत कुछ नहीं मिलाते हैं, मैं तो केवल हल्दी और नमक डालकर बनाऊंगी। हम छोला में डाल रहे हैं ग्रीन चिली, बताओ क्यों? क्यों? इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अभी हमको थोड़ा सा यहाँ पे हार्ट बर्न फील होता है, ठीक है। तो जो रेड चिली होता है उसके अंदर एक कंपाउंड होता है कैप्सेसिन, ठीक है, जो कि बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है और जिसकी वजह से हम लोग को सावर बर्फ जो नहीं होता, खट्टा ढक्का या फिर हार्ट बर्न या एसिडिटी बढ़ सकता है, लेकिन ग्रीन चिली में नहीं होता है। इसीलिए तीखा करने के लिए छोला को यूज कर रहे हैं ग्रीन चिली। अच्छा, पता चला? हाँ। अब बताइए क्यों पता चला? क्यों पता चला? बिकॉज आई एम साइंस टीचर, साइंस एंड मैथ्स टीचर। हाँ। प्याज, लहसुन, मिर्चा, ठीक है, ये सब लेडीज़ को आता है बनाना। लेडीज को आता है, जेंट्स को भी आना चाहिए। ये सब खाना तो हम बचपन में बनाया करते थे। नाउ आई एम एडिंग टर्मरिक। तुम मौसी आपको इंग्लिश बोलने सिखा देंगे। हम क्या बोले समझने नहीं? क्या बोले आप? ये सब खाना हम बचपन में बनाया करते थे। चलिए, और बुढ़ापा आते आते भूल गए, बुढ़ापा आते तो भूल गए। अभी भी हम बहुत अच्छा बनाते हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छा बनाते हैं, हम मानते हैं, पर आप मेरे से अच्छा नहीं बनाते हैं।
आपको ये भी तुमसे मानना अच्छा बनाते हैं भाई। है। जुम्मू देख रही है। तो क्या। जुम्मू तुम मेरा पार्टी लो। हम्म। हाँ, अभी सोनी मौसी होती ना तब मौसा जी को बताती। हम्म। अब एक चीज़ फ्रेंड्स मैंने जब से सुना है, मतलब ये न्यूज़ मुझे कल तक नहीं पता थी। कल रात को जब मैंने यूट्यूब खोला तो बहुत सारा उसका नोटिफिकेशन आने लगा। फिर मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी कि तेलंगाना में 400 एकड़ जो जंगल है उसको गवर्नमेंट ने मतलब कटवा दिया है। और ये सुनकर मुझे इतना ज़्यादा सैड फील हो रहा था। मुझे लग रहा था कि यार मतलब एक तो वैसे ही हमारा जो इंडिया है इतना पॉल्यूटेड है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ख़राब है, और ऊपर से हमारे पास जो बचे खुचे थोड़े से जंगल बचे हैं उनको भी सरकार कटवा रही है। मतलब सबको ना फ्रेंड्स सब सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना जेब भरना है। ऐसा कुछ नहीं है कि जंगल कटवाने के बाद वहाँ पर कुछ बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा और कुछ ऐसा आ जाएगा जिससे पब्लिक को बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा। पब्लिक को सुख तो उस जंगल से ही था, क्योंकि अब वो जंगल कट जाएगा तो वहाँ का क्लाइमेट कितना ज़्यादा चेंज हो जाएगा अचानक से। तो मुझे इतना बुरा लगता है, क्योंकि आपको पता है कभी-कभी मुझे अंदर से ऐसा फ़ील होता है कि इंडिया में ना हर शाख पे उल्लू बैठा है और सच में उनको कोई दिमाग नहीं है। और कभी-कभी ये भी लगता है कि सच में पॉलिटिक्स में ना मतलब कुछ जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो इंडिया की हालत है वो देख कर ना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। और कल से तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में भी थी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि टेंशन मत लो, अब तो जो होना था वो हो गया। और मुझे लगता है कि आप सब भी जब से ये न्यूज़ सुने होंगे आप सब भी पीसफुल फील नहीं कर रहे होंगे। आपके अंदर भी बहुत सारे सवाल होंगे और आपको भी बहुत बुरा लग रहा होगा अंदर से। और डूस्का बनाने की तरकीब यही है फ्रेंड्स कि आपको उसको लो से मीडियम फ्लेम पर बनाना है। हाई फ्लेम पर आपसे नहीं बनेगा डूस्का, और इसीलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। टाइम टेकिंग है लेकिन टेस्टी बहुत लगता है। थोड़ा डांस वांस करके दिखाओ जुगनू। आप नाचिए ना। जो जितना अच्छा डांस करती है ना उतना अच्छा तो कोई आपके खानदान में नहीं करता होगा। उस दिन क्या तो कर करके रही थी? दिखाओ ना। उस दिन छत पे क्या कर रही थी? फुल कैट उसका। यस यस यस। हम सोचे क्या हो गया, उसका वाला खाते खाते हम कहाँ पहुँच गए यार। यहाँ लिट्टी चोखा खाएंगे बोलो। काची का लिट्टी चोखा खाएंगे। लिट्टी चोखा लिट्टी खाएंगे। चोखा हम लोग झारखंड में भी खाते हैं ना। वही ना। लेकिन है बिहार का ना, ये तो बिहार में भी तुम डुस्का खा रही है। फेमस है मानते हैं। तो डुस्का तुम बिहारी में ना खा रही है। पर डूस्का बिहार में मिलता है बताइए? मिलता है नहीं, क्या बनाने पे ना है। नहीं, रोड पे मिलता है स्ट्रीट फूड में। क्योंकि नहीं डुस्का, मिलता है, लेकिन लिट्टी चोखा झारखंड में मिलता है। क्योंकि लिट्टी चोखा के आगे डुस्का कुछ नहीं है, लेकिन डुस्का के आगे लिट्टी चोखा बहुत कुछ है। इसे तो बोलते हैं हम लिट्टी चोखा आज बना देते हैं। नहीं ना। डूस्का खाने का क्या इतना आपको था? चलिए अब छोटा छोटा डालेंगे, बहुत बड़ा बन गया ये। हाँ वही तो हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बना दे। हाँ तो ये बड़ा है ना बहुत, इसका साइज देखिए कितना। मौसी जी पूछ रहे हैं कि कैसा बना है, बोलिए अच्छे से बोलिए। अच्छा, अब मेरा और मेरे हस्बैंड का तो ऐसा लगा रहता है फ्रेंड्स जैसे कि हम इंडिया और पाकिस्तान हैं, झारखंड बिहार नहीं है। मतलब हमारे अंदर हमेशा कंपटीशन रहता है, ये बोलेंगे बिहार बहुत अच्छा है और मैं कहूँगी झारखंड बहुत अच्छा है। लेकिन वो बस नोक झोंक तक रहता है, ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। लेकिन हाँ मतलब मेरे हस्बैंड मुझे झारखंड को लेकर ना बहुत ज़्यादा ताना मारेंगे और मैं इनको बिहार को लेकर बहुत ज़्यादा ताना मारती हूँ। तो मुझे ना बहुत ये सारे कॉन्वर्सेशन मुझे बहुत अच्छे भी लगते हैं। बाद में जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ और सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आती है। आप में से बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि दी ट्रांसफ़र होगा तो कब आपके हस्बैंड को स्कूल मिलेगा। तो ये तो भगवान ही जाने, मतलब सरकार ही जाने कि वो कब स्कूल अलॉट करेगी। क्योंकि अभी जो सरकार है ना कुछ भी कहती है लेकिन होता नहीं है जल्दी। मतलब पहले कह रही थी कि 1 जनवरी से ट्रांसफ़र हो जाएगा, पर वो हुआ नहीं। तो बस हम वेट ही कर सकते हैं और क्या। क्वेश्चंस के आंसर देना चाहूँगी जो कि आपने ही मुझे कमेंट करके पूछा था। तो वो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मेरे एक सब्सक्राइबर मेरे से पूछते हैं कि दी मेरी एज जो है वो 29 हो गई है, तो अभी मुझे शादी का प्रेशर बनाया जाए तो मुझे शादी कर लेनी चाहिए या फिर जॉब के लिए वेट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपका जो सिचुएशन है इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आप 3-4 सालों से लगातार तैयारी कर रही हैं, आपका किसी एग्ज़ाम में प्री में होता है, मेंस में आप छूट जाती है या फिर 1-2 नंबर से सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप डेफिनेटली रुक जाइए और अपने लिए तैयारी कीजिए, अपने करियर पर फोकस कीजिए।
लेकिन अगर आप अभी 29 की एज में ये सोच रहे हैं कि मैं तैयारी शुरू करूंगी, तो ये बिल्कुल अलग केस हो जाता है। इसमें भी जॉब आपका हो सकता है विद इन 1 और 2 ईयर, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत होगी। कोई भी त्योहार नहीं मनाना होगा, हर दिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी होगी, अपने आप को उस जोन में भेजना होगा कि बस मुझे पढ़ना है और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, तब जाकर आप रिस्क ले सकते हैं। तो अगर आप इसके लिए रेडी है ना फ्रेंड, तो आप ज़रूर तैयारी कीजिए, मैं यही कहूँगी। क्योंकि शादी आप 1-2 साल लेट भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें, लेकिन 1-2 साल लेट करने से अगर आपका करियर बन जाता है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी बात आपकी लाइफ में और कुछ नहीं हो सकती है। और मैं तो आपको कहूँगी कि आप अपने आप को उस जोन में भेजिए जहाँ पर आपको खुद से लड़ना पड़े हर दिन। आपको लेजी लगे कि मुझे उठकर पढ़ना नहीं, लेकिन आपको पढ़ाई करना पड़े, आपको अपने खिलाफ एक लड़ाई लड़नी पड़े। उस जोन में जब आप चले जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो समझिए कि आपका सबसे ज़्यादा टेस्ट वाला दिन होता है। और जब उन दिनों में आप पढ़ाई करते हैं, एकदम मेहनत करते हैं, तो फिर मैं आपको बता रही हूँ, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। शादी के बाद 2 सालों तक मैंने अच्छे से हंसा भी नहीं था। मतलब मैं बिल्कुल पढ़ाई करते रहती थी हमेशा, और हमेशा लगता था कि आज नहीं तो कल जॉब हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। और फिर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी लाइफ में। तो अगर मैं आपकी जगह होती या आप मेरे से पर्सनली पूछे, तो मैं आपको यही कहूँगी कि 1 से 2 साल रिस्क लेने में कुछ नहीं जाता है फ्रेंड्स। शादी करने के बाद वही लाइफ आपकी हो जाएगी। सुबह उठो, किचन में खाना बनाओ, सबके कपड़े धो, बर्तन धो, यही सब जिंदगी आपकी रह जाएगी। लेकिन आप जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेंगी ना, तो आप अपने लिए भी बहुत कुछ कर पाएंगी, और आपसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके इन लॉज, आपके हस्बैंड, उन सबके लिए कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा अपनी सोच में दूरदर्शिता रखिए, और शादी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस मत होइए। क्योंकि मेरी भी 1-2 फ्रेंड्स हैं जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, और उनकी जॉब लग गई है, और अभी वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है, और अभी सोच रहे हैं कि 1-2 साल के बाद शादी करेंगे। तो ऐसा आप भी कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है। वो कह रही है कि मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, और मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। मेरा कोई बेबी नहीं है, लेकिन सब मुझे बहुत प्रेशर बनाते हैं बेबी प्लानिंग के लिए। और मेरी सास भी बहुत ताना मारती है और कहती है कि तुम हमारे कपड़े नहीं धोती हो, और बहुत सारे काम का प्रेशर बनाती हैं। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंस रहती हूँ। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगी ना, तो पता है ये चीज़ आपके साथ ज़िंदगी भर होगी। कम से कम इतना आप राहत समझिए कि अगर आप अभी कैसे भी उनको इग्नोर करके पढ़ाई कर लेती हैं, तो शायद 1-2 साल के बाद ना आपका उनसे पीछा छूट जाएगा, उनकी मेंटालिटी से पीछा छूट जाएगा। क्योंकि जॉब लगने के बाद ना सारे लोग जो है आपके आसपास के बदल जाते हैं। तो शायद आपकी लाइफ में ये चेंज आ जाए, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, अभी टेंशन में रहेंगी, नेगेटिव बातों को दिमाग में रखेंगी, तो ये चीज़ ना फ्रेंड्स आपको पूरी ज़िंदगी झेलनी है। ये कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ससुराल वाले ऐसे होते हैं जो अपनी बहू को इंसान नहीं समझते, काम करने की मशीन समझते हैं। मेरे ही कमेंट में एक मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कितना भी कर दो किन्हीं के लिए वो खुश नहीं होंगे। अगर गर्दन भी काट के दे दोगे तो कहेंगे कि गर्दन थोड़ी सीधी काटनी थी, ये थोड़ी टेढ़ी हो गई। तो दुनिया का ना फ्रेंड्स ऐसा है, सब स्वार्थी होते हैं, सिर्फ अपने लिए, सब सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। आपके लिए कोई नहीं सोचेगा। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके अपने मम्मी पापा सोचेंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि शादी के बाद मम्मी पापा भी सोचना छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि हम अपनी बेटी का साथ देंगे तो उसका घर टूट जाएगा। तो इसीलिए आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आपकी डिग्री आपके लिए करेगी। आपने जो पढ़ाई किया है ना, वो आपका साथ देगी, और कुछ भी साथ नहीं देने वाला है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जो लोग ऐसे कहते हैं ना कि मेरे कपड़े धो दो, या फिर तुम मेरे कपड़े साफ नहीं कर रही हो, मेरा ये काम नहीं कर रही हो, तो ये बहुत हद तक आप कर सकती हैं जब वो इंसान लूला हो, लंगड़ा हो, बेड पर सूसू पोटी करता हो, तब आप एकदम अपने मन से सेवा कीजिए। लेकिन हट्टा कट्टा इंसान है, वो आराम से चल सकता है, फिर सकता है, लेकिन अपने कपड़े नहीं धो सकता है, तो मैं ऐसी चीज़ों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। और आप भी अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखिए कि ठीक है आपकी शादी हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के घर में नौकर बन के आई हैं, आप बहू बनकर आई हैं उस घर में। और लड़कियों की तो हालत ऐसी होती है ना फ्रेंड्स की शादी से पहले माँ बाप भी यही सिखाते हैं कि काम सीख लो, ससुराल जाकर क्या करोगी, ससुराल जाकर फिर हमें ताना मिलेगा। तो माँ बाप भी यही तैयारी करवाते हैं कि तुम रोटी बनाना सीखो, सब्जी बनाना सीखो, बाकी सारे काम करना सीखो, ससुराल जाके यही काम करना है तुम्हें। और फिर ससुराल जाते तो वहां भी दुख, मतलब ना मायके में चैन है ना ससुराल में चैन है, दोनों जगह लड़कियों की लाइफ स्पॉइल हो जाती है। तो इसीलिए अगर आपको अपनी जिंदगी का चैन सुख ढूंढना है ना, तो आपको खुद ढूंढना होगा। आप खुद जॉब कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपना करियर बनाइए, आगे बढ़िए, और ऐसे लोगों की मेंटालिटी को पीछे छोड़िए। तो इसी में आपकी सबसे ज्यादा भलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि दी मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, मेरे अंदर थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है, और मैंने बीएड किया है, और जब भी मैं यहाँ पे झारखंड में प्राइवेट स्कूल्स में जाती हूँ तो बहुत कम सैलरी ऑफर करते हैं। तो जी हाँ, ये जो है ना मतलब बीएड कैंडिडेट के लिए बहुत ही दुखदायी होता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल आपको सैलरी बहुत कम देते हैं, और गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है वो बहुत रेयरली आती है। झारखंड में तो पता नहीं कब आएगी, बिहार में तो चलो इस बार आ गई है, लेकिन अगले नेक्स्ट कब वैकेंसी आएगी उसका भी कोई पता नहीं है। तो टीचिंग वैकेंसीज रेगुलर नहीं होती, जैसे बैंक
की जो वैकेंसीज होती है पीओ क्लर्क या एसएससी की, वो हर साल रिलीज की जाती है, पर टीचिंग की वैकेंसी में ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता नहीं है। तो ऐसे में बीएड कैंडिडेट सोचते हैं कि हम किसी प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं, प्राइवेट स्कूल में चले जाएं, तो वहाँ पर भी ना बहुत सैलरी कम होती है, उनका शोषण अलग से किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, प्राइवेट स्कूल जो होते हैं हाईफाई स्कूल्स, उनके मतलब उस स्कूल में पढ़ाने के लिए आपको काबिल ही बनना पड़ता है। जैसे आपके इंग्लिश फ्लुएंट होने चाहिए, आपके सब्जेक्ट पर पूरा कमांड होना चाहिए। अगर आप 6 to 10 तक के लिए अप्लाई कर रही हैं, तो आपको आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो नेट तक की होनी चाहिए, मतलब IIT लेवल तक का आपका होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से आंसर कर सकें, आपका स्पीकिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर जो है ना, ये सारी चीज़ें डिमांड करती हैं, और इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में आप अच्छे स्कूल में अप्लाई करेंगे तो आपके अंदर ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और फिर आप छोटे स्कूल में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली वो आपको सैलरी कम ही देंगे। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आपकी जो स्किल्स है आप पहले उस पर अच्छे से काम कीजिए, और कोई भी प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी सैलरी कम होती है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उसी स्कूल में आपकी वैल्यू और सैलरी दोनों बढ़ जाएगी। तो प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर आपको खुद बनाना पड़ेगा। जैसे हम गवर्नमेंट के लिए तैयारी करते हैं ना कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, फिर एग्जाम क्लियर करना है, सेम प्राइवेट सेक्टर में है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने एटीट्यूड पर काम करना होगा, स्पीकिंग स्किल पर काम करना होगा, अपने सब्जेक्ट पर पूरा कमांड होना चाहिए आपका, और आप जब आप ओवरऑल एक अच्छे टीचर बन जाएंगे ना, तो आपको भी सैलरी अच्छी ऑफर की जाएगी। लेकिन वो स्टार्टिंग में नहीं हो सकती, पहले आपको कहीं पे 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो इसीलिए ज़्यादा हताश मत होइए कि डिग्री वेस्ट हो गई है, और जहाँ तक मैं जानती हूँ तो झारखंड में वैकेंसी आने वाली है, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकती हैं। और फिर शाम में ना फ्रेंड्स, ये मेरे हस्बैंड की कलीग हैं, ये हमारे घर आई थी, और इनकी बेटी है छोटी सी, इसका नाम कुहू है। तो इसके साथ मैंने खूब एंजॉय किया, और अभी मेरी फीलिंग्स ऐसी होती है कि मुझे छोटे बच्चों को देखना, उनके साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। खाओ, तुम भी खाओ। हम तो डेली खाते हैं। तो खाओ। मैं तो खा खा के मन उठ जाता है ये सब। कुछ दिन है ना, कुछ दिन खा लो, मतलब उसके बाद फिर कुछ दिन बहुत सारे बंद हो जाएगा। लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में इतना फल खा लेना कि बाद में खाने का मन नहीं करता है। अनार ये सब देखने, अनार तो मेरा अपना ही मना, फिर बहुत कुछ ऐसे भी मुंह का हो जाता है, रोक हो जाता है, जब तक फीडिंग कराओगे ये नहीं खाओ तो कुछ होता है नहीं खाने का। और तुरंत तो है ना 2-3 महीने तो बेसिकली बहुत कुछ परहेज करना पड़ता है। मेरा तो टाइम भी बहुत बेकार है, बस ठंडा वाला मौसम रहता है ना, तो उसमें थोड़ा राहत रहता है। पता नहीं, मेरा 2 महीना मेरा सबसे हार्ड है 8 और 9 मई और जून, तो भी उनको टेंशन है। और एक तो ज्वाइनिंग दे देगा तुमको इधर ना, वैसे कि यार तू में थोड़ा लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन उसमें तुमको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। नहीं तू एक बार और आएगी मेरे घर तो फिर हम भी आएंगे मेरे घर, ठीक है? ठीक है, मैंने बोला कि है ना, आप आइएगा। बाय। और किसको किसको ले। आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।